हेलो क्लास 12th। आज हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो उसमें कल हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम। तो सबसे पहले तो बेसिक हम लोग समझते हैं कि गॉस का नियम होता क्या है। तो गॉस का नियम जो होता है वो किसी भी पृष्ठ से बद्ध, पृष्ठ से बद्ध मतलब कि एक हम एरिया कंसीडर कर सकते हैं, उससे जो पृष्ठ होता है उसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। मान लो अगर ये कंसीडर करते हैं, ये हमारा क्या है, पृष्ठ। इसके अंदर अगर कोई एक हमारा आवेश बंद है जिसका हमने नाम दे दिया क्या, क्यू। उसके चारों ओर एक पृष्ठ मानते हैं। सबसे पहली चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस ने हमको जो नियम दिया था वो कहा था कि अगर किसी भी चीज का वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके चारों ओर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, फिर उसके द्वारा हम उसका वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो गॉस का नियम होता है ये हमको बताता क्या है, उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय जो वैद्युत आवेश है तथा उसका जो वैद्युत आकर्षण, जो वैद्युत बल आता है या फिर वैद्युत क्षेत्र आता है, उसके मध्य में संबंध हमें बताता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे गॉस के नियम की, तो वो गॉस का नियम होता है हमारा कि किसी पृष्ठ से बद्ध जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारा नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इस चीज को लिख लो पहले, ये फिगर बना लेना, फिर उस चीज को बाद में लिखना। पहले लिख लो इसको, लिखो गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के मध्य संबंध को निरूपित करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब हम लोग ये लिखेंगे फाई बराबर क्या होता है, Q नेट अपॉन ε0। अच्छा, अगर बात करते हैं तो फाई का ऑलरेडी हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था हमारा, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, या इसी को हम क्या लिखते हैं, क्यू नेट बटे एप्साइलन नॉट। क्यू नेट लिखने का यहाँ क्या लॉजिक है, ये चीज समझ लो। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी पृष्ठ में मात्र एक आवेश है, क्यू लेके चल रहे हैं, तो वहां पे हम फाई बराबर कितना लिखेंगे, क्यू बटे एप्साइलन नॉट। ठीक है, लेकिन क्यू नेट हम क्यों लिखते हैं, तो ये चीज भी समझ लो। अगर वहां पे हमको 3-4 आवेश दे दिए, Q1 Q2 Q3 Q4, लेकिन एक शर्त है हमारी कि वो जो आवेश होंगे वो उस पृष्ठ के भीतर होने चाहिए। उस पृष्ठ के बाहर अगर आवेश हमें दिए भी गए हैं Q5 Q6, तो उनसे मतलब हमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इस पृष्ठ से बद्ध जो हमारा नेट फ्लक्स है वो कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे कुछ हमारे धनावेश हो, कुछ ऋणावेश हो। ठीक है, तो धनावेश अगर मान लो हम मानते हैं Q1 Q3 हमारे क्या है, धनावेश हैं। ठीक है, ये हम बना दे रहे हैं Q1 और Q3 हमारे क्या है, धनावेश हैं, जबकि Q2 और Q4 हमारे क्या है, ऋणावेश है।
तो यहाँ पे हम लोग जो फाई नेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q4 माइनस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो Q नेट है वो मतलब होता है कि उस पृष्ठ के अंदर हमारे कितने टोटल आवेश हैं। ठीक है, चारों धनावेश तो चारों को जोड़ दिया, दो धनावेश दो ऋणावेश तो हमने दो को जोड़ दिया, दो को घटा दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो चिन्ह का भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया। अब देखो डेरिवेशन, इसका उत्पत्ति कैसे होती है। गॉस का नियम हमसे कहता है कि फाई बराबर आना क्या चाहिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हम लोग वैद्युत फ्लक्स में पढ़े थे कि वैद्युत फ्लक्स होता कितना है, वेक्टर E डॉट वेक्टर डी है। तो उस फॉर्मूले से अगर हम किसी पृष्ठ का Q बटे एप्सिलॉन नॉट वैद्युत फ्लक्स ले आए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हमारा गॉस का नियम क्या है, सही है। तो बात करते हैं कि अगर सबसे पहले तो प्रथम हम क्या मानेंगे कि माना एक Q आवेश है। अब ये जो हम पृष्ठ बनाते हैं, इस पृष्ठ का भी हमें चुनाव करना पड़ता है। चुनाव क्या करना पड़ता है, चुनाव मैक्सिमम 90% केस में तो हम जो पृष्ठ लेंगे ये गोलाकार ही लेंगे। ठीक है, गोलाकार ही लेंगे, वृत्ताकार नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्यों लेते हैं ये चीज समझो कि एक Q आवेश है, उसके चारों ओर अगर गोला कंसीडर करते हैं तो वहां पे त्रिज्या हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। उस चार्ज को हम कहाँ पे रखते हैं, एकदम एट सेंटर रखते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अन्य कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई तार है तो तार के चारों ओर अगर कोई गॉसियन पृष्ठ मानना है तो हम हमेशा क्या मानेंगे, बेलनाकार मानेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के हम लोग लेते हैं गॉसियन पृष्ठ, लेकिन 90% क्वेश्चन में केस में हम लोग यही चीज बात करेंगे कि अधिकतर हम कौन सा लेते हैं, गोलाकार पृष्ठ। क्योंकि गोलाकार पृष्ठ में गोला के केंद्र से अगर हम बात करेंगे तो हर जगह त्रिज्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने अगर एक छोटा सा टुकड़ा, ये टुकड़ा हमने क्या कर लिया, काट लिया। अब अगर इस छोटे टुकड़े को हमने काटा है तो इस छोटे से टुकड़े का कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा। होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है इस Q चार्ज के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र भी होगा। मान लेते हैं ये जो त्रिज्या है हमारी कितनी है, R है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किस दूरी पर हमें अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो यही होगा कि नहीं होगा। हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल, हालांकि अभी क्लोज्ड इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब कहीं कहीं पे ये चीज हमारी क्लोज्ड इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिखी रहती है, इस चीज को भी समझ लो। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है कि वहां पे इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम जो उस चीज का समाकलन कर रहे हैं वो उसके क्षेत्रफल के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, उसके क्षेत्रफल के सापेक्ष। अभी तक जो हम नॉर्मल लाइन, ये जो होता है इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, एरियल इंटीग्रेशन या क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इस चीज में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे फाई बराबर, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे, वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यही फॉर्मूला भी होता है, यही यहाँ पे देखो काम भी कर रहा है। Q से अगर यहाँ R दूरी पर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। डीए की बात करते हैं तो छोटा सा क्षेत्रफल हमें नहीं पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं यहाँ पे फाई बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर, तो चट से हमारा क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा।
अंदर क्या बचेगा, केवल डीए बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो एक चीज़ यहाँ पे लगा लेना, यहाँ पे हम वेक्टर हटा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कॉस थीटा लिख रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सबको पता होगा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा भूल गए थे, कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब अगर बात करते हैं फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा कल हमने बताया था कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल होगा वही हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, एक छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न लिया है, ठीक है, इस चीज को सोच के चलना। तो यहाँ पे वो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कहाँ होंगी, बाहर की ओर होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज बताओ अपने मन से सोच के। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर कहीं पे हम एक सिंपल सा धनावेश रख दे, तो हमने बताया था उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों दिशाओं में क्या होती हैं, निकलती हैं। ये चीज बताया था कि नहीं बताया था, ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, अगर इस क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल वेक्टर बात करें तो क्षेत्रफल वेक्टर भी हमारा कुछ ना कुछ इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, होगा, इसमें कोई दिक्कत। तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही लाइन पे है, तो दोनों के मध्य कोण कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो फाई बराबर हमारा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटीग्रल डीए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इतना तो आ गया, इतना सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको, नोट हो जाए तो आगे बढ़े। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब फिगर मिटाना है, फिगर का कोई काम नहीं है। तो फाई जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो ऐसे रहने दो, क्यू बटे आर स्क्वायर भी ऐसे रहने दो। अंदर क्या बचेगा हमारा, डीए। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा उसका एरिया निकल के आएगा कि नहीं, वृत्त का, सॉरी गोले का। तो गोले का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करते हैं तो वो कितना होता है, सबको पता होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पुट कर दिया, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ये कितना बचा, देखो फाई बराबर क्यू बटे, देखो आ गया कि नहीं आ गया। यही हमारी क्या थी, गॉस के प्रमेय के द्वारा बताया गया था कि नहीं, कि ये हमारा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। इस चीज को नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया, नोट करो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग, हाँ, कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। ये बोल के समझाने वाला टॉपिक है तो हम लिखवा दे रहे हैं इनके पॉइंट, ठीक है। लिखो इसमें, गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ है जिसमें से गुरुत्वीय, कॉमा वैद्युत, कॉमा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। गोले, बेलन, घन इस गॉसियन पृष्ठ के कुछ उदाहरण हैं। गोला हो जाता है, हमने अभी बताया 90% केस में गोला ही गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, एक बेलन मानते हैं हम लोग, और एक घन मानते हैं, ठीक है, मैक्सिमम में, ठीक है। कुछ पृष्ठ जैसे चकती का पृष्ठ, चकती मतलब डिस्क देखा है ना, सीडी वाली डिस्क, तो सीडी वाला डिस्क का जो पृष्ठ है तथा वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की भांति
हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ बता चुके हैं हम लोग कि जो भी हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं वो 3D शेप लेते हैं। गोला हमारा क्या 3D शेप, बेलन हमारा क्या 3D शेप। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है कि नहीं गोला और बेलन की, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ बताई थी क्या, एक घन, तो घन की भी हमारी जो होती है लंबाई चौड़ाई वो कुछ ऊंचाई होती है। लेकिन अगर बात करते हैं एक सीडी की डिस्क की, चकती की, तो उसकी लंबाई तो होती है चौड़ाई भी होती है लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। एक वर्गाकार पृष्ठ की बात करते हैं, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो इसकी लंबाई है चौड़ाई है, लेकिन इसकी ऊंचाई की बात करें कि ये इतना ऊंचा है तो ये चीज इतना ही है। गॉसियन पृष्ठ की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अब पहला नंबर उसमें लिखो, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच की पृष्ठ के भीतर में रहें तथा पृष्ठ के बाहर वह आवेश ना आए एवं इसकी एक क्षेत्र रेखा भी होती है जिससे कि पृष्ठ के बाहर एवं भीतर का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़े। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट लिखो, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिमाण में स्थिर हो। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग आज कर लेते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे हम गॉस का नियम यूज कर सकते हैं। तो अब इसके अंतर्गत पहली हेडिंग हम लगाएंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। पहली हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद इसको शुरू करते हैं हम, क्योंकि डेरिवेशन लंबा है, अच्छा है डेरिवेशन, ठीक है। बताएं, देखो सबसे पहली चीज तो हमें दी गई है कि एक हमारे पास क्या है, अनंत लंबाई का
तार है। ये हमारे पास अनंत लंबाई का तार है जो कि क्या है, एक समान आवेशित है, एक समान रूप से। तो पूरे में हमारा ये प्लस चार्ज क्या है, बटा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अनंत लंबाई का है तो हम अनंत लंबाई का गॉसियन पृष्ठ कभी भी नहीं मान सकते, इस चीज का ध्यान रखना। गॉसियन पृष्ठ अगर मानना है तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल में या एक निश्चित क्षेत्रफल में मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि जिसकी दूरी जो है वो हमारी क्या रहे, हर जगह समान रहे। तो सोचो पहले, यहाँ पे अगर हम एक गोला मान लें तो गोले के हमारे इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी क्या समान रहेगी, रहेगी क्या, सोचो अपने मन से, नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, एक बेलन मानते हैं। क्या मानते हैं, एक बेलन। देखो समझने की चीज ये है यहाँ पे हमारे लिए कि मानने को हम इतना लंबा बड़ा बेलन भी मान सकते हैं, लेकिन हम बेलन केवल उतना मानेंगे कि हमारा ये अनंत का, जो हमारा अनंत लंबाई का तार है वो छोटा ना पड़ जाए इसके हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं अगर, तो ये सोचो एक तार यहाँ पे रखा हुआ है, इसे उसके चारों ओर एक बेलन हमने रख दिया है। अब तार बीच में रखा हुआ है, उसके चारों ओर अगर एक बेलन रखा हुआ है तो बेलन का ऊपर का कुछ पृष्ठ है, नीचे का कुछ पृष्ठ है और ये वाला पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। तो एक पृष्ठ तो हमारा ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अगर हम तार के कारण बात करें, तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही होंगी तो प्लस आवेश इसमें बटा हुआ है, तो इधर 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 निकल रही होंगी। नहीं, अनंत लंबाई का है तो सोचो क्या ऊपर से निकल रही होंगी, क्या नीचे से निकल रही होंगी, नहीं निकलेंगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमारी इससे निकल रही है, वेक्टर यहाँ पे भी वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत? अब इनके एरिया वेक्टर की, क्षेत्रफल वेक्टर की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर जो ऊपर का पृष्ठ होगा सिलेंडर के, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, जो नीचे का पृष्ठ होगा उसका भी बाहर की तरफ, जो ये वाला पृष्ठ होगा उसका इस साइड होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो डीए वेक्टर इस साइड, इसके एरिया वेक्टर की बात करें डीए वेक्टर नीचे साइड, इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो डीए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत? हमें पता है कि फाई का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो एक वैद्युत फ्लक्स ये है, एक वैद्युत फ्लक्स ये है, एक वैद्युत फ्लक्स ये है। तो फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, तो फाई बराबर, सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, इसके लिए भी वही, प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, इसके लिए भी वही, प्लस तीसरे वाले के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अभी देखो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब देखो क्या फर्क पड़ेगा। फाई बराबर, फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच में कोण कितना है, दिख रहा है हमें साफ साफ, 90 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो फर्स्ट वाले के लिए बात करेंगे तो ई डीए कॉस क्या लिखेंगे, 90, प्लस सेकेंड वाले के लिए अगर बात करेंगे तो ई डीए कॉस 0, प्लस थर्ड वाले के लिए अगर बात करेंगे तो ई डीए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता होगी, ये क्या होती है, 0, ये भी 0, तो ये दोनों हमारे टर्म यहीं पे खत्म। तो फाई बराबर क्या बचेगा हमारे पास, केवल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डीए कॉस 0 की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? अगर यहां से हम लोग ई को बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, केवल डीए बचेगा कि नहीं बचेगा,
डीए की बात करें तो ये जो सिलेंडर लिया है इसकी कुछ ना कुछ फिक्स रेडियस होगी। तो अगर बात कर ले हमारी जो है इसकी जो सिलेंडर की लंबाई है वो कितनी है, एल है, और जो इसकी त्रिज्या है वो हमारी कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। तो यहाँ पे अगर हमें पता होगा कि सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ होता है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल, ये 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे लंबाई हम कितनी मान रहे हैं, एल। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर, इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 1। इतना नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़े हम। हो गया, हो गया, मिटा रहे हैं देखो। तो एक समीकरण ध्यान रखना, फाई बराबर क्या है, इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा, अब गॉस के नियम के अनुसार देखते हैं। गॉस के नियमानुसार, अब गॉस ने तो हमें कुछ और ही नियम दिया था। गॉस ने हमसे क्या बताया था कि फाई नेट जो आता है वो हमारा क्या आता है, पृष्ठ से बद्ध आवेश के 1/ε0 के बराबर आता है। यहाँ पे हम क्यू नेट लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कंसीडर करें कि ये जो हमारा तार है इस पे टोटल आवेश कितना है, क्यू है, लेकिन क्यू आवेश है, लेकिन कितने में, केवल इतने में हम केवल बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्यू नेट की अगर बात कर रहे हैं तो इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा, तो हमें वही निकालना है। तो देखो ये समझो कि रैखिक आवेश वितरण में हमने पढ़ा था, आवेश वितरण के नियम से रिप्रेजेंट इसको किससे करते थे, लैम्डा से। लैम्डा बराबर अगर बात करते थे तो जो आवेश होता था वो कुछ एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो एल लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ये हम मान पता है कि यही हमारा क्या है, क्यू नेट। इसी को हमें निकालना है कि इतना क्यू नेट हमें आ रहा कितना होगा। पूरे में भले कुछ भी आवेश रहा हो, हम यहाँ कैपिटल क्यू मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बात कितनी करनी है, केवल इस सिलेंडर के अंदर की। तो क्यू नेट जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा इंटू एल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब गॉस के नियम में लिखो, तो फाई नेट बराबर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको मानो समीकरण 3। अब देखो पहला समीकरण और तीसरा समीकरण दोनों में क्या बता रहे हैं, फाई नेट। तो समीकरण 1 तथा किससे, 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो वो कितना आया था, E इंटू 2 पाई आर एल, यहाँ पे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल मर गया, तो E बराबर क्या आता है, लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, E बराबर अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग करा दें तो 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो E बराबर इसको अगर K लिख दे तो 2K लैम्डा बाई आर भी लिखते हैं। तो सूत्र जो है वो 2 रूप में आता है हमारा, तो दोनों रूप हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों रूपों को ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, गॉस का नियम हमारा हो गया। अब इसके बाद गॉस के नियम की कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे गोले के कारण है, ठीक है, और भी कुछ एप्लीकेशन है तो उनको हम करवा देंगे, कुछ न्यूमेरिकल करवा देंगे, बस उसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है।